हेलो फ्रेंड्स, छठ व्रत की आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छठी मैया से मैं करवद निवेदन करता हूं कि सभी निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द उनको मिले। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर सरकार की उस गुप्त योजना या फिर कहें जिसके चलते आप लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब उसकी पोल स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने खोल दी है। जी हां दोस्तों, बातों बातों में उन्होंने बता दिया है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके चलते पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों को सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है। आगे के वीडियो में मैं आपको सुनवाऊंगा कि आखिर उन्होंने क्या बात कहा है, जिससे कि अब यह साबित हो चुका है कि जो भी डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है उसके पीछे आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सरकार की एक पॉलिसी है और उसी पॉलिसी के चलते आपको डिफिशियंसी का मैसेज आता है और आपका भुगतान आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की टॉपिक की। कभी आपने सोचा है कि जब आप सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, आप जो भी जिस प्रक्रिया से अप्लाई करते हैं वो एकदम सही प्रक्रिया रहती है, जो प्रक्रिया पोर्टल के द्वारा बताई गई है आप उस प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करते हैं, उसके बाद भी आपको डिफिशियंसी का मैसेज आ जाता है। कुछ कमियां आपको दिखाकर आपका रिफंड, आपका भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च हुआ था और तब से यह समस्या बनी हुई है। क्या आपने सोचा है कि जब आप सब कुछ सही कर रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट सही दे रहे हैं, अपलोड करने की प्रक्रिया भी सही तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको डिफिशियंसी का मैसेज क्यों आ जा रहा है और आपका भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है? दोस्तों, अब इस का पोल पट्टी खुल चुका है। दोस्तों, ना तो आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं और ना ही सहारा रिफंड पोर्टल पर अपलोड करने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई गलती आपके द्वारा हो रही है। यह एक साजिश है, या फिर हम लोग कहें कि सहकारिता विभाग की एक ऐसी प्रक्रिया या छुपी हुई ऐसी गुप्त बात है जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी। अब उसका उद्भेदन स्वयं बातों बातों में अमित शाह ने कर दिया है। जी हाँ, यह ऑफिशियल बाइट है और उन्होंने यह एक चुनावी रैली में इसका उद्भेदन किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके चलते सभी सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार की पॉलिसी है और उसी पॉलिसी के अंतर्गत आपको डिफिशियंसी का मैसेज आ जाता है। तो आखिर सरकार की वो कौन सी पॉलिसी है जिसके चलते आपका भुगतान नहीं हो पा रहा है? अमित शाह की ज़बान में आप स्वयं सुन लीजिए। पहले हम लोग अमित शाह ने क्या उद्भेदन किया है, क्या कारण बताया है जिसके चलते सभी लोगों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, पहले वो हम लोग सुन लेते हैं। उसके बाद मैं आपको विस्तार रूप से समझाऊंगा कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है और ऐसा क्यों सरकार कर रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण यह स्टेटमेंट है अमित शाह जी का, आप जरूर सुने। हेमंत बाबू, आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या किया आपने? अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या कहा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस दे। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यूसीसी से
हमारे आदिवासी भाइयों का कोई। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार से अमित शाह ने कहा कि सहारा में निवेश करने वाले वैध निवेशकों की पाई पाई का भुगतान सरकार करेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे यह तो एक कॉमन स्टेटमेंट है, सामान्य बात है, और चुनावी रैलियों में अमित शाह तो ऐसा बोलते रहते हैं, पिछले कई साल से बोल रहे हैं कि सहारा के निवेशकों की पाई पाई का भुगतान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाई पाई का भुगतान किया जाएगा वो बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक शब्द जोड़ा है, वैध, मतलब लीगल। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर इस वर्ड के पीछे, इस शब्द के पीछे आखिर मंशा क्या है। आखिर अमित शाह ने वैध निवेशक की क्या परिभाषा तय की है। आखिर सहारा में वैध निवेशक कौन है। सरकार इस वैध निवेशक को क्या परिभाषित कर चुकी है। क्या सरकार बताएगी कि वैध निवेशक कौन होता है। अब आप बोलेंगे इससे हमारा डिफिशिएंसी का क्या मतलब है, आखिर इससे हमारी डिफिशिएंसी क्यों आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सहकारिता विभाग ने कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं, जिसके अनुसार सहकारिता विभाग मानता है कि सहारा में जितने भी लोगों ने निवेश किया है उनमें कुछ वैध है और कुछ अवैध है, मतलब कुछ ब्लैक मनी है। जो अब ब्लैक मनी किस प्रकार से निवेश की गई है ये तो सरकार ही बता सकती है। मतलब मैं अपनी बात नहीं, आप खुद समझिए कि सरकार की नज़र में जो सहारा का निवेशक है उसमें कुछ निवेशक वैध है और कुछ अवैध। मतलब अवैध तो सामान्यतः वही हुआ जो उसने ब्लैक मनी इन्वेस्ट की हो। हालांकि अभी तक अमित शाह ने इसे परिभाषित नहीं किया है कि क्या वैध है और क्या अवैध है, कौन निवेशक वैध है और कौन अवैध है। इसको अभी तक सहकारिता विभाग ने को परिभाषित नहीं किया है। लेकिन डिफिशिएंसी के पीछे का जो मूल मंत्र है यही है। आप जब भी डिफिशिएंसी पर क्लेम करते हैं और आपके जब सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं उसके बाद भी कुछ इंक्वायरी CRCS के द्वारा, मतलब सहकारिता विभाग के द्वारा की जाती है, और यदि जो इंक्वायरी की जाती है उसके पर्याप्त सूचना अगर सहारा नहीं दे पाता है तो डिफिशिएंसी का मैसेज आपको भेज दिया जाता है, जिसका मतलब है कि जो कमी आपको बताई जा रही है आप उस कमी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दीजिए, जमा कीजिए और अपने आप को वैध निवेशक, अपने आप को, जी हाँ, अपने आप को वैध निवेशक साबित कीजिए सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय की नज़र में। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को डिफिशिएंसी आया है कि आप इनकम टैक्स पेपर जमा करें। आप लोगों को पता है कि सहारा में 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के निवेशक हैं जिनका भुगतान अभी तक नहीं मिला है। वो पाई पाई करके अपने निवेश की राशि जमा किए हैं, और जब पाई पाई जमा किए तो कहीं ना कहीं उस समय जो राशि थी, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, या फिर बहुत सारे लोगों ने जो रिटायरमेंट हुए थे उसका पैसा, या फिर बहुत सारे लोगों ने जो कोई ज़मीन वमीन बेचा उसका पैसा, या फिर बहुत सारे लोग जो शादी ब्याह में जो दान दहेज मिलता उसका पैसा, उन लोगों ने उस समय सहारा में जमा किया। और उस समय के नियम के अनुसार से जो KYC थी, मतलब उस समय तो आधार कार्ड था नहीं, सिंपल जो KYC होती थी, मतलब कोई भी एड्रेस प्रूफ उस समय KYC के नाम पर लिया जाता था, जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, या मतलब कोई भी एक एड्रेस कार्ड ले लिया जाता था। इवन पैन कार्ड भी नहीं मांगा जाता था। तो उस समय के जो नियम थे उसके अनुसार से तो आम जमाकर्ता ने अपना KYC कराया, लेकिन अब उनको बोला जा रहा है कि यदि आपके निवेश की राशि 5 लाख से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ दीजिए। अब बताइए कि उस समय के हिसाब से जो कानूनन सही था, उस समय के लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया, उस समय जमा करते समय ना तो उनसे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मांगा गया, ना इनकम का कोई प्रूफ मांगा गया। अब आज 20 साल के बाद मांगा जा रहा है कि आप उस समय का इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दीजिए। ये क्या संभव है? अब उन लोगों से मांगने के पीछे का कारण यह है कि चूंकि यदि आप
सही में आपकी आमदनी उतनी थी सरकार की नज़र में, तो आपने ज़रूर रिटर्न फाइल किया होगा इनकम टैक्स का, तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, जो कि उस समय टैक्सेबल अमाउंट था, और आपके पास रिटर्न की कॉपी नहीं है, तो इसका मतलब आपने जो सहारा में जमा किया है वो आपकी ब्लैक मनी है, काला धन है। तो सरकार जब तक इस तरह की डिफिशिएंसी आई है, आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे, सरकार मान के चलेगी कि आप अवैध निवेशक हैं और आपका भुगतान नहीं होगा। यह मैं नहीं, आपने खुद सुना कि अमित शाह जी ने कहा कि वैध निवेशकों का ही भुगतान होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे और भी सारी डिफिशिएंसी है, जैसे नाम मिसमैच का। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसमें एक ही मतलब थोड़े से नाम में अंतर कर, पहले जैसा होता था, सिंपल था तो गैर कानूनी, लेकिन होता था, किया जाता था कि चूंकि आधार कार्ड उस समय नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि वोटर कार्ड में थोड़ा सा नाम चेंज कर देते थे, और बैंक पासबुक का नाम थोड़ा अलग हो जाता था, ड्राइविंग लाइसेंस का नाम थोड़ा अलग रहता था। तो इस प्रकार के सारा डॉक्यूमेंट में किसी में टाइटल लगा देते थे, किसी में टाइटल नहीं लगाते थे, और अपनी ब्लैक मनी को वहाँ छुपा देते थे अलग अलग नामों से। आदमी सेम होता था, लेकिन थोड़ा बहुत नाम में चेंज करके 2 3 4 5 अकाउंट खोल के अपना ब्लैक मनी छुपा देते थे। अब उसी को दूर करने के लिए, उसी ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए अब अमित शाह ने या फिर कहें सहकारिता विभाग ने यह आधार कार्ड वाला सिस्टम लागू किया है कि जिनका आधार कार्ड का नाम मैच कर रहा है उनका ही भुगतान होगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से सरकार, आप जो लोगों ने गड़बड़ की थी, घोटाला किया था, किसी तरह का 2 नंबरी पैसा था, उनको तो पैसा नहीं देने जा रही है। तो 100% अब तय हो चुका है, अमित शाह ने स्वयं कहा है। लेकिन इस बीच एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, बस वही चीज़ है। कुछ अवैध निवेशक या फिर कहें कुछ गलत निवेशकों के चक्कर में जो सही निवेशक है, वैध निवेशक है, आज वो भी परेशान हो रहा है। तो मैंने आपको सिर्फ अमित शाह का एक जो छोटा सा स्टेटमेंट था, उसको मैंने विस्तार से आपको समझाया कि सरकार की मंशा क्या है, और आखिर डिफिशिएंसी के जो 90% मामले आ रहे हैं, मतलब 90% निवेशकों को जो डिफिशिएंसी के मैसेज आ रहे हैं, उसके पीछे सरकार की यही मंशा है कि सिर्फ जो 1 नंबरी है, जो वैध है, उनका ही भुगतान हो। यदि आपको डिफिशिएंसी आई है तो आपको उसकी कमी दूर करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आपका भुगतान हो पाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।